बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का जिक्र किया था और उसमें हमने ये देखा था कि जब प्राइस लेवल बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो ड्रॉप हो जाती है। आज हम प्राइस लेवल के बढ़ने के इम्पैक्ट्स को मज़ीद डेप्थ में स्टडी करेंगे और हमारे आज के टॉपिक का नाम है इन्फ्लेशन, यानी उर्फ़ आम में इसको हम महंगाई से ताबिर करते हैं। उर्दू में अगर हम इन्फ्लेशन का तर्जुमा करें तो इसको हम कहेंगे अफरात ज़र। अफरात ज़र में क्या होता है कि जब मनी सप्लाई की अफरात हो जाती है, यानी सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है और प्राइस लेवल बढ़ जाता है, तो इसलिए इसको अफरात ज़र कहेंगे। एक्चुअली इन्फ्लेशन से मुराद क्या है? अ परसिस्टेंट एंड ग्रेजुअल इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, इट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। परसिस्टेंट एंड ग्रेजुअल, बतदरीज इंक्रीज हो, और परसिस्टेंट का मतलब कि बढ़कर वापस ना हो। कुछ बाजुकात ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं और फिर वापस कम हो जाती हैं, तो इसको हम परसिस्टेंट इंक्रीज नहीं कहेंगे, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जब चीज़ों की कीमतों में बतदरीज इजाफा हो और वो ज़्यादा होती जाए, कम ना हो, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा अरसे में, तो इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई कहते हैं। यानी इन्फ्लेशन रेफर्स टू द रेट एट विच द ओवरऑल, किसी एक दो चीज की कीमत की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज रिजल्टिंग इन द डिक्रीज इन द परचेजिंग। इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो मनी है उसकी परचेजिंग पावर में कमी आ जाएगी, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी, विच कैन बी मेजर्ड थ्रू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और ये जो परचेजिंग पावर में ड्रॉप है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मालूम किया जा सकता है। हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के कितने एग्जाम है। इन्फ्लेशन को मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन की इसकी दो वजूहात सामने आती हैं, मॉनेटरी फैक्टर्स एंड द रियल फैक्टर्स। अब मॉनेटरी फैक्टर्स और रियल फैक्टर्स क्या है हम अभी डिस्कस करते हैं। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में वेज पुश, ज़्यादा तनख्वाहों की वजह से जो है वो इन्फ्लेशन हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और या सप्लाई शॉक्स आती हैं। तो सबसे पहले हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन को स्टडी करते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन राइजेज व्हेन द एग्रीगेट डिमांड गोज अप रैपिडली, जब ओवरऑल मुल्क की डिमांड में, अशिया और खिदमत की डिमांड में तेज से इजाफा हो। देन द एग्रीगेट सप्लाई इन एन इकॉनमी, सप्लाई के मुकाबले में डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, तो क्या होगा? It is a type of inflation which occurs when aggregate demand for product and services outruns. Aggregate demand बढ़ गई है जिसकी वजह से चीज़ों की किल्लत पैदा हो गई है, एंड उसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेशन हो गई है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अब इसकी दो वजूहात सामने आते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन ड्यू टू मॉनेटरी फैक्टर्स, ठीक है। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई देन द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। मॉनेटरी फैक्टर है क्या कि मनी सप्लाई में इजाफा हो जाता है, उसकी वजह से लोग जो है वो ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं और डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाता है। तो जर्मन इन्फ्लेशन ड्यूरिंग 1922-1923 जो है वो ऐसा ही एक इन्फ्लेशन था। दूसरी तरफ है हमारे पास डिमांड पुल इन्फ्लेशन ड्यू टू द रियल फैक्टर्स। ये क्या है? व्हेन द इन्फ्लेशन इज ड्यू टू एनी वन ऑफ मोर ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, then it is the real factors. The increase in government spending without change in tax revenue. Tax revenue change नहीं हुआ, अलबत्ता हुकूमत ने अपने स्पेंडिंग्स बढ़ा दी, या टैक्स रेट्स जो है वो डिक्रीज हो गए विद नो चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। या तो ये है कि टैक्स रेट जो है वो चेंज ना हो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंज ना हो और टैक्स रेट फॉल कर जाए, तो ऐसी सूरत में जो है वो इन्फ्लेशन होगा। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, डिक्रीज इन सेविंग्स, सेविंग्स कम हो गई, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गई। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा कर दिया हमने, मुल्क के अंदर जो पैदावार थी उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया। या डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स, हमारे पास इम्पोर्ट्स कम हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि चीज़ें महंगी से महंगी होना शुरू हो जाएंगी। दूसरी तरफ बात करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है? इट मीन्स द इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल कॉज्ड बाय राइज इन प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप है, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो रिवार्ड्स हैं ये बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है और चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। अब ये क्यों महंगे होते हैं? ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ इनपुट्स, फॉर एग्जांपल लेबर, रॉ मटेरियल, कैपिटल वगैरह ये शॉर्ट हो गए हैं तो ये महंगे होना शुरू हो जाएंगे। इट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ आउटपुट, जिसका क्या नतीजा निकलेगा?
जो आउटपुट है उसकी सप्लाई कम हो गई, विच मेनली सो द राइज इन द प्राइसेस ऑफ द गुड इमर्ज फ्रॉम द सप्लाई साइड। तो इस तरह से क्या है, चीजें महंगी होना शुरू हो जाएंगी सप्लाई साइड से। मोर ओवर cost push inflation may also be caused by the depletion of natural resources, monopoly and many other reasons। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज के भी फैक्टर हो सकता है, मौसम असरात हो सकते हैं। तो इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 वेज पुश इन्फ्लेशन, व्हेन द मोनोपोलिस्टिक ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी लाइक लेबर यूनियंस होती हैं, वो अपनी तनख्वाहें बढ़ाने का जो है मुतालबा करती हैं और काम बंद करने की धमकी देती हैं, स्ट्राइक्स करती हैं, हड़तालें करती हैं। तो क्या होगा कि उनकी तनख्वाहें तो बढ़ा दी जाएंगी लेकिन अल्टीमेटली चीजें महंगी करनी पड़ेंगी। To enhance their money wages above the competitive level, which cause an increase in the cost of production। cost of production बढ़ जाएगी, चीजें महंगी हो जाएंगी। Number 2 है profit push inflation, when the monopoly power is used, the firm operating the monopolistic oligopolistic market to increase their profit margins। profit बढ़ाने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से चीजों को, यानी प्रॉफिट मार्जिन जब इंक्रीज करेगा प्रोड्यूसर तो उसकी वजह से जो है हमारे पास इन्फ्लेशन आ जाएगा, चीजें महंगी हो जाएंगी। एंड द सप्लाई शॉक, a type of inflation arising due to unexpected fall in the supply of necessary consumer good and major industrial inputs। बाज़ वक़्त क्या होता है कि चीज़ों की जो है अनएक्सपेक्टेड ये जो है वो सप्लाई डिक्रीज हो गई है तो अचानक ही वो महंगी होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है अचानक शॉर्ट हो जाए या हड़ताल हो गई या ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर दिया तो वो चीज़ जो है अचानक ही उसकी सप्लाई कम हो जाएगी और यकलख तो महंगी हो जाएगी। तो ये रीजंस हो सकती हैं आमतौर पे इन्फ्लेशन की। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इनको कंट्रोल कैसे करें। 3 तरह के हम स्टेप्स ले सकते हैं, कंट्रैक्चुअल मॉनेटरी पॉलिसी, नंबर 2 कंट्रैक्चुअल फिस्कल पॉलिसी और नंबर 3 डायरेक्ट कंट्रोल मेजर। कंट्रैक्चुअल मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली किसी मुल्क की हुकूमत या स्टेट बैंक जो है ये प्रैक्टिस करता है। इसमें OMO स्टैंड्स फॉर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन इसमें क्या जाता है, इसमें सिक्योरिटीज सेल करनी शुरू कर दी जाती है, हुकूमत की सिक्योरिटीज जो है वो सेल की जाती हैं। दूसरी तरफ क्या है कि हुकूमत की सिक्योरिटी सेल करने का मकसद ये होता है कि लोगों के पास जो एक्सेस मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जाए ताकि परचेजिंग पावर जो है वो कंट्रोल की जा सके, लोगों की डिमांड को कंट्रोल किया जा सके। इसका दूसरा स्टेप क्या होता है कि रिजर्व रिक्वायरमेंट, जब लोन दिया जाता है या स्टेट बैंक जो है वो अपने शेड्यूल बैंकों के कुछ रिजर्व्स अपने पास रखते हैं तो उसके लिए जो रिजर्व की रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, उसको बढ़ा दिया जाता है ताकि लोनिंग कम की जा सके। नंबर 3 है बैंक रेट डिस्काउंट रेट। बैंक रेट या डिस्काउंट रेट, बैंक रेट से मुराद ये कि स्टेट बैंक जो है जब कमर्शियल बैंकों को लोन देता है तो दैट इज द रेट, बैंक रेट है, रेट ऑफ रिटर्न है, तो उसको जो है वो बढ़ा दिया जाता है कि जैसे जैसे लोन लेना एक्सपेंसिव होता जाएगा लोग कम लोन लेंगे और इस तरह से मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी और फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकेगा। या इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिया जाएगा। यानी मॉनेटरी पॉलिसी में सिंपल सी बात ये है कि मनी सप्लाई को कम कर दिया जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया जाएगा। फिस्कल पॉलिसी की तरफ आते हैं तो फिस्कल पॉलिसी में क्या है, इसमें इसके 2 टूल्स होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स रेट्स। तो जब भी इन्फ्लेशन होगी हुकूमत अपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करेगी और टैक्सेस को आमतौर पे बढ़ाने की कोशिश करेगी, जिसके नतीजे में जो है वो मुल्क के अंदर लोगों की डिमांड जो है वो कंट्रोल हो जाएगी और ना वो ज़्यादा डिमांड करेंगे ना ज़्यादा चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। तीसरा ऑपरेशन है डायरेक्ट मेजर्स। इसमें क्या है, प्राइस कंट्रोल। हुकूमत बराह रास्त प्राइस कंट्रोल की प्रैक्टिस को अडॉप्ट करती है। मुख्तलिफ किस्म के इंस्पेक्टर्स या मजिस्ट्रेट्स वगैरह मार्केट में सर्वे करते हैं और वो एक प्राइसेस को एक पर्टिकुलर लेवल पे फिक्स करने की कोशिश करते हैं। कंपलसरी सेविंग्स को बढ़ाया जाता है। कंपलसरी सेविंग्स क्या है, यानी लोग जो हैं वो सेव करने की तरफ टेंड नहीं होते तो उनके ऊपर हैवी टैक्सेस इंपोज कर देते हैं। टैक्सेस जो है एक्चुअली एक सेविंग की किस्म है, तो ये लोगों के ऊपर कंपलसरी इंपोज करते जाते हैं, लोग मजबूरन टैक्स पे करते हैं और सेविंग्स को बढ़ाए जाते हैं। लेबर प्रोडक्शन में इजाफा करने की कोशिश की जाती है ताकि लेबर जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, उनको स्किल दिया जाता है, उनको टेक्नोलॉजी से रोशनास कराया जाता है ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो, चीज़ों की सप्लाई में इजाफा हो और प्राइसेस कंट्रोल हो सकें। वेजेस को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, लेबर को और जितने भी वर्किंग कम्युनिटी है उनके
تمام کے تمام تنخواہوں کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے ایک اسپیسیفک لیول پہ. اینٹی ہورڈنگ کمپین، اور ملک کے اندر جو اس قسم کے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں پروڈیوسرز جو ہیں یا بزنس کلاس جو ہے وہ مال کو مٹیریل کو ذخیرہ کیے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ اس کی پرائسز بڑھنے کا انتظار کر سکیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں، تو اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ تمام فیکٹرز جو ہیں انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ٹاپک میں بہت ساری نئی چیزیں پتہ چلی ہوں گی. انشاءاللہ تعالی العزیز حاضر ہوں گے ایک نئے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.